लोग रईस भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक रईस भाई काफी मतलब एकदम ऐसा बोल सकते हैं कि वो मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। उन्होंने उनका अभ्यास तो डॉक्टरी में, साइकेट्रिस्ट में किया था, लेकिन उन्होंने अभी अपना पूरा जीवन लिटरेचर, साहित्य में दे दिया है। उन्होंने 20 से ज्यादा उनकी किताबें छप चुकी है, पब्लिश हो चुकी है। गुजराती साहित्य के दो सर्वोच्च सम्मान, जिसमें एक है कलापी अवार्ड और दूसरा है नर्मद सुवर्ण चंद्रक अवार्ड, जो गुजरात में सबसे बहुत सम्मानीय अवार्ड है, वो रईस भाई को मिल चुके हैं। और वो ही इज द यंगेस्ट वन टू गेट दिस अवार्ड्स, दीज टू अवार्ड्स। गजल सीखने के लिए कोई भी जो नया उभरता कवि है जिनको गजल सीखना है, तो उनके लिए दो उनके पुस्तक है, गजल रूप अने रंग तेमज गजल नु छंदो विधान। वो जो भी मास्टर डिग्री की यूनिवर्सिटीज, मतलब यूनिवर्सिटीज में जो लिटरेचर के साथ मास्टर्स कर रहे हैं, वो लोग उनकी ये किताबें एज ए रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, एज ए टेक्स्ट बुक भी ये पढ़ते हैं। इवन मेरी स्कूल में भी उन्होंने काफी नए उभरते कवियों के लिए वर्कशॉप 2012-13 में कर चुके हैं। उन्होंने कैफी आजमी, जावेद अख्तर, साहिल लुधियानवी और गुलजार जी की उर्दू कविताओं का गुजराती में अनुवाद किया है। और उतना ही नहीं, उनका जो अनुवाद है वो गुलजार जी ने और जावेद अख्तर में काफी अप्रिशिएट किया है, और अमिताभ बच्चन ने उनका विमोचन किया था। मरीज अस्तित्व अने व्यक्तित्व अने गालिबनामा, ऐसे दो पुस्तकों है, उनमें उन्होंने ये पूरे उनका लाइफ जो है मरीज का और गालिब का, उनका लाइफ का पूरा चितार उन्होंने दिया हुआ है। चित्रलेखा का वार्षिक अंक उसमें जो पब्लिश हुआ था, उसमें गुजरात के 51 जो श्रेष्ठ साहित्यकार है, और उन्होंने चित्रलेखा ने उसमें रईस भाई को उनको इंक्लूड किया हुआ है। एज ए उनका जो मैंने बताया पहले भी कि वो मल्टी टैलेंटेड है, तो उनकी साहित्य में हर एक जो साहित्य की अलग अलग कविता, नॉवेल, उपन्यास, सभी में उन्होंने अपना हाथ आजमाया हुआ है। तो उनका नाट्य जो है, एज ए नाट्यकार, एज ए फिल्मकार, उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया हुआ है। एक पॉपुलर मूवी था हिंदी का, रामलीला, जिनका पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड जो सॉन्ग था वो उन्होंने लिखा हुआ था। उसके उपरांत गुजराती के काफी मूवीज जो एकदम पॉपुलर मूवीज है, उसमें केवी रीते जईस, आपने धीरूभाई, विश्वासघात, मुसाफिर, पोलम पोल जैसी अनेक गुजराती फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हुए हैं। उनका जो थिएटर्स है, थिएटर्स में भी उनका गुजराती थिएटर्स में अनोखो करार, अंतिम अपराध, सात समुंदर सौनी अंदर, उनके लिए उनको बेस्ट राइटर का अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। अभी उनकी नई जो नॉवेल है वो पब्लिश हुई है, लव यू लावण्या, इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उनकी यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल भी काफी पॉपुलर है। एक कवि और लेखनी के उपरांत वो बहुत अच्छे एंकर है। बहुत सारे जो कार्यक्रम्स होते हैं उनका वो संचालन करते हैं, और एज ए ओरेटर, एज ए वक्ता भी काफी नाम कमा चुके हैं, और काफी लोग इनको इनवाइट करते हैं। ये सभी तो उनकी साहित्य की बात हुई। उसके उपरांत उनका काफी स्टडीज है बच्चों के बारे में, बच्चों की अभ्यास के बारे में, क्योंकि उनका मुख्य विषय है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, और स्पेसिफिकली साइकोलॉजी में भी उनका जो ज्यादा रुचि है उनको वो चाइल्ड साइकोलॉजी में है, बाल मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं, उसमें उन्होंने, तो उसमें भी उनके पुस्तक है बाल उछेरनी बाराखड़ी, गुजराती में एक पुस्तक है। दूसरा पुस्तक है આપણે બાળકોને શા માટે ભણાવીએ છીએ। ये दो पुस्तक है, वो बेस्ट सेलर है गुजरात में। नहीं सामान्यतः गुजरात में काफी कम लोग पुस्तकें खरीदते हैं, फिर भी
रईस भाई के ये जो 2 पुस्तक है वो बेस्ट सेलर है। इसके उपरांत वो अभी जो उनका एक अभियान चल रहा है बच्चों को द्विभाषा मीडियम ऑफ टीचिंग, तो उनमें उन्होंने काफी पिछले 12 साल से उसमें काम कर रहे हैं और सूरत की अराउंड 29 स्कूल्स उनसे जुड़ चुकी है और उन्होंने 10 साल उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट के तौर में 2 भाषा एक साथ, 2 भाषा गुजराती और अंग्रेजी 2 भाषा में उन्होंने टीचर्स को, प्रिंसिपल को और स्कूल मैनेजमेंट को गाइड करके एक एक्सपेरिमेंट किया है एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज वेरी सक्सेसफुल। और अभी गुजरात गवर्नमेंट भी ये एक्सपेरिमेंट उनके साथ, गुजरात गवर्नमेंट ने रादर दे हैव गिव अ परमिशन टू अप्लाई दिस मेथड ऑफ टीचिंग इनटू एंटायर गुजरात सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स ऑफ गुजरात। तो आज हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट था और बच्चों का चाइल्ड साइकोलॉजी, बीइंग अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, 2 मीडियम में कैसे इफेक्टिवली हम पढ़ा सकते हैं। सो रईस भाई, ये जो सीरीज है उसमें आपका स्वागत करता हूं और ओवर टू यू सर। और बाद में हम जो भी हमारे साधक हैं उनको जो भी क्वेश्चंस होंगे तो आपसे कनेक्ट करेंगे। मीनवाइल ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू एंड जय गुरुदेव। थैंक यू नीरव भाई, आपने जितना परिचय मेरा दिया है उसके काबिल हो पाना, उस पे खरा उतरना जरा मुश्किल कर दिया है आपने मेरे लिए। और आपने मेरा क्या अच्छा है क्या सही है मेरे बारे में वो तो आपने बता दिया, लेकिन क्या बुरा है वो नहीं बताया, तो वो मैं ही बता देता हूँ। मेरा जो जस्ट अ मिनट, मेरा जो हिंदी है, मेरी जो हिंदी है वो बहुत बुरी है। और आज मुझे बहुत देर से पता चला, आई वॉज थिंकिंग कि मुझे गुजराती में ये करना है काम, तो आई हैड टू हैसन अप। और मेरी स्लाइड्स जो है मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ी इंग्लिश में और थोड़ी हिंदी में, नॉर्मली आई डू माई प्रेजेंटेशन इन गुजराती, but as I came to know that many of the sadhaks are from outside Gujarat and even outside India, तो एक वसुधैव कुटुंबकम की भूमिका पर जब हम खड़े हैं तो I'll try to, मेरी जो हिंदी है उसको भी सुधारने का आज एक मुझे चांस है। और जैसे कि नीरव भाई ने बताया कि मेरा परिचय कवि के तौर पे ज्यादा है, लेखक के तौर पे ज्यादा है, लेकिन मैं भी एक साधक हूँ, साधक साहित्य का भी हूँ, लेकिन साधक में एजुकेशन का भी। मेरी कोशिश ये रहती है, मेरी साधना ये है कि एजुकेशन में कुछ नया कर सके, कुछ अच्छा कर सके, बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य हम दे सके। क्योंकि शायर हूं तो दुष्यंत कुमार के शब्द मुझे याद आते हैं कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ लिख के छुट जाना नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये सूरत बदलने की कोशिश, और मैं आज सूरत में बैठा हूँ, सूरत शहर में बैठा हूँ, यहाँ से एक कोशिश, छोटी सी कोशिश है और मेरे जो विचार है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर जो होता है, ऐसे पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसी कोई खास मौलिक या ऐसी कोई खास कोई जैसे डिस्कवरी या इन्वेंशन या कोई इनोवेशन हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम फेस करते गए प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैं बता दूं कि आई एम कनेक्टेड with some of the schools as consultant, मतलब मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ बात करना, तो क्लिनिक में 4 दीवारी के बीच में काम करना और बीमारों की सारवार करना बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन आई लव टू गो टू क्लासरूम्स एंड इन दैट एंडेवर आई विजिट स्कूल्स एज अ कंसल्टेंट, समटाइम्स प्रोफेशनली समटाइम्स नॉन प्रोफेशनली। तो स्कूल्स में जब मैं जा रहा था, यहाँ पे सूरत में भूलका विहार नाम का एक बड़ा ही अच्छा गुजराती मीडियम का स्कूल है, और इस स्कूल के जो विद्यार्थी रहते हैं, नॉर्मली 10th और 12th का पहले बोर्ड में रिजल्ट आता था तो मेरिट देते थे, तो मेरिट में हमेशा गुजरात में टॉप 10 में या टॉप 25 में इनके 4, 5, 6 या 7 या 10 स्टूडेंट रहते थे हमेशा। तो यानी सूरत का टॉप मोस्ट स्कूल था। 2000 तक, 2003, 2004, 2005, 6 तक ये सिलसिला बराबर चला।
धीरे धीरे हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते थे गुजराती मीडियम में, क्योंकि इट इज अ वर्नाकुलर मीडियम स्कूल, तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे उनकी क्वालिटी धीरे धीरे खराब होती गई। स्कूल का लेवल जो है वो धीरे धीरे डाउन होता गया, क्योंकि पहले आते थे डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, चार्टर्ड अकाउंटेंट के, सब अच्छी फैमिली से आते थे। वैसे कोई भेद नहीं करना चाहिए, सब समान है हमारे लिए, हम समदृष्टि रखते हैं। लेकिन the trend was that parents used to send their kids, उनके जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम में उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। और उसका जो असर है वो सिर्फ हमारी नहीं, बहुत सारी पूरे गुजरात के गुजराती मीडियम की स्कूल पे पड़ा। और पूरे देश में जैसे कि आप जानते हो कि जो इंग्लिश मीडियम का जिस तरह से प्रभाव है, तो इंग्लिश मीडियम का जिस तरह से प्रभाव है, तो जितनी भी वर्नाकुलर लैंग्वेज है, आप फिर मराठी बोलिए, आप फिर हिंदी बोलिए, आपको बंगाली या तमिल या कोई भी लैंग्वेज लीजिए, ऑल लैंग्वेज आर सफरिंग। उसकी जो समृद्धि है, भाषा जैसे बोलते हैं कि कुछ लोग तो ऐसी आगाही करते हैं, ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कि 200 साल के बाद या 300 साल के बाद पूरे विश्व में एक ही भाषा होगी, इंग्लिश, और बाकी सब जो भाषाएं हैं, मातृभाषाएं हैं, जितनी भी अलग अलग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, वो सब धीरे धीरे म्यूजियम में आ जाएगी। तो वो तो जब होगा तब होगा, हम नहीं रहेंगे उस दिन को देखने के लिए, उस काले दिन को देखने के लिए। लेकिन हमारी मौजूदगी में, हमारी हयाती में, हमारे जीवन काल में ही ये हमारी जो मातृभाषाएं हैं, जितनी भी मातृभाषा, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि नॉन गुजरातीज भी है, तो जितनी भी मातृभाषाएं हैं, उनकी जो समृद्धि है वो कब से खत्म हो गई। आजकल के अब 30 साल 60 साल पहले हमारे माँ बाप जो बोलते थे गुजराती, वो हम नहीं बोल पाते। वो जिस तरह से कहावतों का, मुहावरों का उपयोग करते थे, जिस तरह से अपनी बात जो है, जैसे हम गुजराती में बोलते हैं, एक गा और दो टुकड़े, तो ऐसी उनकी लैंग्वेज थी, वेरी इफेक्टिव, वेरी एक्सप्रेसिव, दिल से निकलती थी। हमने कुछ खो दिया उसमें से, और हमारे बच्चों के पास तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज की एक महिमा होती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बहुत जरूरी है, पूरे विश्व को जोड़ के रखती है वो। लेकिन लोकल जो लैंग्वेज है, उसका जो रूट है वो दिल से निकलता है। लोकल जो लैंग्वेज है उसका रूट है वो कल्चर से निकलता है, धरती से निकलता है। और अगर लोकल लैंग्वेज से, अगर वर्नाकुलर लैंग्वेज से, अगर मातृभाषा से आप दूर हो जाओ तो आप कहीं के नहीं रहते, आपके रूट्स जो है वो उस पर असर होता है। तो इंग्लिश से कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने इंग्लिश मीडियम का जिस तरह से उपयोग किया है, जिस तरह से उसका प्रभाव हमारे देश पर है, तो जो स्थिति आनी पड़ी है उसको हमने ऑब्जर्व किया, और धीरे धीरे हमने सोचना चालू किया कि भाई ये नीट आ गया, ये जेई आ गया, AIEEE आ गया, ये सब चीजें हमारे बच्चे जो है फॉरेन पढ़ने लगे। तो अब वर्नाकुलर मीडियम पूरी तरह से बाहर तक अगर हम पढ़ाएंगे बच्चों को गुजराती या मराठी माध्यम में, जैसे पहले अहमदाबाद में तमिल मीडियम का स्कूल था, पहले सूरत में मराठी मीडियम के स्कूल्स थे, उर्दू मीडियम के भी स्कूल्स थे, तो ये सब स्कूल्स धीरे धीरे बंद हो गए। क्योंकि माँ बाप को लगता है, टीचर्स को भी लगता है कि इसका कोई भविष्य नहीं है। अगर बच्चे बाहर तक मराठी पढ़ेंगे, बाहर तक गुजराती पढ़ेंगे, साइंस और मैथ्स भी हम खुद भी जैसे गुजराती मीडियम में पढ़े थे, और 12th के बाद आई हैड टू चेंज टू इंग्लिश मीडियम, and it was a very hard time for us. I used to stand first in my class always, and even in district. But when I went to medical college, I had to study in English, and for first 6 months it was a hell of a time. And actually I failed in one subject. तो वो भी तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसमें से क्या, ये समस्या क्या है, इसको किस तरह से हम समझे, इसके बारे में क्या करें, और गुजरात की और भारत की वर्तमान जो पीढ़ी है उसको किस तरह से एक विकास और परंपरा दोनों पहियों को जोड़कर चले, उसके बारे में जो मैंने थोड़ा सोच विचार किया है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक बार मैं डिस्क्लेमर प्रस्तुत कर चुका हूँ, दूसरी बार कर रहा हूँ कि नरसिंह मेहता हमारे गुजरात के कवि है, उन्होंने ऐसे कहा है कि हूं करूं एज अज्ञानता, यानी मैंने किया उससे दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान कोई नहीं है। तो मेरा कोई दावा नहीं कि मैं कर रहा हूं, मैं इस बात में ऐसे समझता हूं कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो। एक ज्योत है वो हम आज आपके हाथों में दे रहे हैं, एक मशाल है हम आपके हाथों में दे रहे हैं, एक बैटन है आपके हाथों में दे रहे हैं, और आप जहां भी हो, जिस भी लेवल पे हो, अगर आपको अच्छा लगे ये विचार, तो इस विचार को आप प्रसारित करें। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, आई विल टेक 45 मिनट्स फ्रॉम नाउ, और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई विल ट्राई टू, मेरे नॉलेज के मर्यादा के अंदर रह के उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो हियर विद आई एम शेयरिंग माई पावर पॉइंट, तो आप वो देख पाओगे, और
मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो द फर्स्ट स्लाइड, बाइलिंगुअल मीडियम। तो ये बाइलिंगुअल मीडियम क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये कैसे हमने सोचा इसके बारे में, उसकी मैं बात आपको बताने वाला हूँ। सो देयर इज अ ट्रेंड, एनसीईआरटी ने ये सर्वे किया था और कर रही है। एनसीईआरटी हर 10 साल अपने पार्ट ऑफ जॉब ये सर्वे करवाती है। तो नेशनल जो है अपना सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च, 2001 में हमारे 92% स्टूडेंट्स वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ते थे और 8% जो थे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मैं अभी कमिट नहीं करूंगा। 2009 में पूरे मतलब अर्बन रूरल सब एरिया को आप अगर जोड़ लो तो उसके अंदर जो है वो 86% बच्चे जो थे वो मदर टंग में पढ़ते थे और 14% बच्चे इंग्लिश मीडियम में। 2019 का जो सर्वे है उसमें 78% मदर टंग में पढ़ते थे और 22% इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। हम सोच सकते हैं कि 2029 में ये हो जाएगा 32 या 34%, फिर हो जाएगा ये 20 साल में हो जाएगा 56%, और अभी तो दुनिया फास्ट चल रही है। मुझे लगता है कि 2060 तक जब हमारे बच्चे बड़े होंगे वर्नाकुलर मीडियम रहेगा नहीं, अगर इस गति से और इसी तरह से ये चीज चलती रही तो गुजराती, मराठी, तमिल, बंगाली ये सब भाषाएं जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो इंडियन पेरेंट्स जो है उसका जो डायलेमा है वो ये है कि एक तरफ मदर टंग है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, मातृभाषा है, और एक तरफ अदर टंग है यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इस दो के बीच में हर वाली, जब मैं प्रैक्टिस करता था, अब तो मैं प्रैक्टिस साइकोलॉजी की, चाइल्ड साइकोलॉजी की नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करता था तो रोज 3-4 बंदे आते थे। मैं पूछता था कि बच्चे को क्या तकलीफ है, वो बोलते बच्चे को कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ हमको है, हम सोच रहे हैं कि इसको किस मीडियम में पढ़ाए। मम्मी कहती इंग्लिश में पढ़ाओ, पापा कहते गुजराती में पढ़ाओ। बहुत होता था ये 2004-5 के आसपास। फिर लोगों को एक क्वेश्चन होना बंद हो गया। पीपल डिसाइडेड कि नहीं, इंग्लिश ही सही है, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है। तो अब तो मुश्किल से कोई माँ बाप ऐसे सोचता भी है कि बच्चे को गुजराती मीडियम में या मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी इन मोस्ट केसेस। कोई गलती से, मुश्किल से, अपवाद रूप कोई अच्छे स्कूल्स होंगे इंग्लिश मीडियम में जो कि अच्छी तरह से इंग्लिश बच्चे को पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चे की इंग्लिश, अंग्रेजी जो भाषा है वो अच्छी हो जाए, बच्चा अच्छी तरह से अंग्रेजी में सोच सके, बोल सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। मैंने तो बहुत कम स्कूल ऐसे देखे हैं। काम चलाओ जिसको बोलते हैं हम गुजराती में, हिंदी में जैसे बोलते हैं कि भाई ये बस करना है इंग्लिश मीडियम स्कूल, कहीं से भी मलयालम से टीचर लाके रख दो, तमिल लाके रख दो, कहीं से भी जो भी मिल गया उसको रख दो, और कहते हैं इंग्लिश मीडियम। अगर कैंपस के अंदर गुजराती में बोलोगे, मराठी में बोलोगे तो पनिशमेंट हो जाएगी, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। और टीचर को भी इंग्लिश क्योंकि नहीं आती तो टीचर क्लास में बोलती है हिंदी और कहते हैं इसको इंग्लिश मीडियम। तो इस तरह का पुअर क्वालिटी सब जगह पे नहीं, बहुत सारे स्कूल्स भी है, अच्छे स्कूल्स भी है बहुत सारे, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस द क्वालिटी ऑफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इज नॉट अप टू द मार्क। वो तो आप, मुझे लगता है सब लोग सहमत होंगे मेरे साथ। तो और दूसरा सवाल मेरे मन में ये आता है कि जब बच्चा 4 साल का होता है, जब उसने घर के बाहर कदम नहीं रखा होता है और अपने घर में उसने सिर्फ गुजराती सुना है, मराठी का बच्चा है तो उसने सिर्फ मराठी सुना है, बंगाली बच्चा है तो उसने सिर्फ बंगाली सुना है, तो उसको अगर आप मैथ्स और साइंस के कंसेप्ट सिखाने जाओ 4 से 8 साल की उम्र में, हाउ इज ही गोइंग टू अंडरस्टैंड? क्या आप क्या कह रहे हो, आप क्या समझा रहे हो, ये प्लस है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, या कुछ भी है, आप साइंस का कुछ इसको समझाओ, बच्चे को कैसे समझ में आएगा? हाउ विल द पुअर चाइल्ड हु हैज नेवर हर्ड और नेवर लिसन टू even a single line of English language at his home, how is he going to understand teachers' words? तो जब बच्चे को एक्सपोजर ही नहीं है इंग्लिश का, तो इंग्लिश मीडियम में रखना एक उसके ऊपर सितम, जुल्मो सितम जिसको बोलते हैं, एक टॉर्चर बच्चे के लिए हो जाता है, बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड इवन अ वर्ड, और उसको इंग्लिश मीडियम में बर्डन आता है। माँ बाप भी तो उसके जैसे ही है, माँ बाप करवा नहीं पाते उसको, तो ट्यूशन चालू होता है। तो ट्यूशन, इंग्लिश मीडियम है तो ट्यूशन अनिवार्य हो जाता है। ट्यूशन यानी, ट्यूशन का मतलब ऐसे ट्यूशन टीचर्स के खिलाफ हमको कोई शिकायत या कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 आवर्स और 3 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं बच्चे के। बच्चा जो है पूरा दिन, मतलब उसको फ्रीडम नहीं मिलती है। तो ये सब दूषण एक के बाद एक इंग्लिश मीडियम की वजह से आने लगे हैं। तो हम ये सोचते थे कि
Sorry. Can you continue to teach maths and science in mother tongue forever? अच्छा, ये भी तो सही है कि बच्चे को 4 से 8 साल या 9 साल तक गुजराती में बात करें, मराठी में इसकी मदर टंग है तो उसमें बात करें, उसको समझाए। पर क्या 12th स्टैंडर्ड तक आप उसको इंग्लिश मैथ्स जो है वो मराठी में या गुजराती में पढ़ा पाओगे, या बंगाली में पढ़ा पाओगे, या साइंस जो है वो गुजराती में पढ़ा पाओगे? तो मैंने ऐसे नहीं बात करना है, मुझे लगता है कि मुझे इसका कुछ प्रूफ देना चाहिए। जिसको हम चयापचय कहते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं इंग्लिश में, ये हमको 12th के बाद पता चला। जिसको हमारे स्कूल में यकृत बोलते थे उस चीज को इंग्लिश में लीवर कहते थे, वो हमको 18 साल की उम्र पे पता चला। और जिसको हम स्कूल में समयी संख्या नाम से पढ़ते थे वो बाद में रेशनल नंबर हो गई इंजीनियरिंग में जाके, ये हमको 18 साल की उम्र पे पता चला। तो इट इज टू लेट। तो मैंने एक ट्रायल के तौर पे मैंने एक गुजराती में वर्ड लिखा है श्वसन तंत्र, और मैंने इसको गूगल किया। अब श्वसन तंत्र, श्वास जो हम लेते हैं उसका जो सिस्टम है, उसको मैंने सर्च किया तो रिजल्ट मिला। ये कोई मैंने बनाया हुआ स्लाइड नहीं है, स्क्रीनशॉट है, गूगल का स्क्रीनशॉट है। 24,400 मुझे रेफरेंसेस मिले। यानी कि अगर एक गुजराती का बच्चा श्वसन तंत्र ऐसा लिख के गूगल पे सर्च करता है अपना नॉलेज एक्सपांड करने के लिए, क्योंकि आज तो गूगल ही सब कुछ है, तो उसको 24,400 रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। और वही चीज अगर वो इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख के सर्च करता है तो रिजल्ट मिलते हैं 70 लाख। यानी इंग्लिश में इतनी ज्यादा रिचनेस है, अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल है कि इसका वर्नाकुलर लैंग्वेज से कोई मुकाबला ही नहीं है। यानी कि जब आप टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हो, मैथ्स की और साइंस की बात करते हो, दूसरा एक उदाहरण दे दूं, अपूर्णांक हम बोलते हैं गुजराती में, मराठी में, बंगाली में, सब में यही शब्द है अपूर्णांक। मैंने लिखा है। मैंने जब अपूर्णांक शब्द लिख के सर्च किया तो मुझे रिजल्ट मिले 31,500। और वही चीज मैंने फ्रैक्शनल नंबर लिख के जब सर्च किया एक ही टाइम पे उसी दिन, तो मुझे रिजल्ट मिले 8,68,00,000। यानी इस बात से कोई विरोध हो ही नहीं सकता कि जब आपको रेफरेंस चाहिए, जब आपको कोई चीज को, चूंकि आजकल एजुकेशन पहले था वो रट्टा वाला एजुकेशन था, अब धीरे धीरे एनालिटिकल हो गया। एजुकेशन में पृथक्करण बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि सब क्वेश्चंस भी ट्विस्ट करके आते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने रट्टा लगा दिया और आप पास हो गए, बच्चों को समझना पड़ता है, जरूरी ये है। तो बच्चे को प्रोजेक्ट्स वगैरह करने को आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह होता है, तो टेक्स्ट बुक से और गाइड से काम नहीं चलने वाला। बच्चे को रेफरेंसेस चाहिए, संदर्भ चाहिए बहुत सारे, और वो सारे के सारे संदर्भ है, सारा का सारा जो रिसर्च है, सारा का सारा जो एडवांस है कोई भी सब्जेक्ट में, टेक्निकल सब्जेक्ट में, वो होता है इंग्लिश में, इंटरनेशनल। यानी अगर वो चाइना में भी हुआ, जापान में भी हुआ, फ्रांस में भी हुआ, जर्मनी में भी हुआ, शायद उन्होंने अपनी लैंग्वेज में किया तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। तो उसका जो वर्ल्ड वाइड शेयरिंग है वो इंग्लिश में ही होगा। तो मुझे लगता है कि टर्मिनोलॉजी जो है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट अ प्रॉपर टाइम एंड इन अ प्रॉपर मैनर। मैं ये बात कर रहा हूँ खाली 2 सब्जेक्ट की, मैथ्स एंड साइंस। मैं ये समझता हूँ कि मैथ्स एंड साइंस शुरुआत से इंग्लिश में पढ़ाने से बच्चे के ऊपर मेंटल टॉर्चर होता है। ये मेरा मेडिकल नॉलेज कहता है, ये मेरा साइकोलॉजी का नॉलेज कहता है, और ये मेरा जनरल नॉलेज कहता है कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी अगर आपने जल्दी से इंट्रोड्यूस नहीं की, बहुत देरी कर दी, तो बच्चा पिछड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और इन जनरल अपने सब्जेक्ट के एक्सप्रेशन में भी। तो कहीं ना कहीं हमको एक ट्रांजिशन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को हमको मातृभाषा में शुरू करके धीरे धीरे उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में ले जाना पड़ेगा। ऐसी मेरी सोच मेरे मन में आई। पहले तो एकदम से हमको ऐसे समझ में नहीं आया, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते गए। और ऐसी भी नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती भी है दुनिया में, कोई हमने कुछ नया काम तो नहीं किया है। तो बिगिनिंग कैसे हुआ, जैसे मैं बता रहा हूं, तो पहले हमने 2004 की साल में सारे भी गुजराती मीडियम के जितने भी वर्नाकुलर मीडियम के बच्चे थे उन सबको 20% वेटेज टू द टर्मिनोलॉजी दे दिया। जैसे कि हर एक चैप्टर के साथ एक ऐसा लिस्ट बन जाता था। आप देख रहे हो कि एक साइड पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में वर्ड लिखा है और उसी चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो लिखा है। तो हर एक चैप्टर वाइज एक ग्लोसरी हो जाती है। और अभी तो गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया है और गवर्नमेंट ने 3rd स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स ये ग्लोसरी
ब्रैकेट में डालना चालू कर दिया है। अगले साल से जून 22 से जब नए बुक्स आएंगे तो ये ऐसे आएगा। तो यानी बच्चा जब पढ़ रहा है कि जंगली, तो उसके साथ में उसको मालूम है कि जंगली को इंग्लिश में वाइल्ड बोलते हैं। जब बच्चा पढ़ रहा है सूर्य चंद्र, तो उसको पता है कि भाई इंग्लिश में उसको सन और मून कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी हमने 2004-5 की सालों में इंट्रोड्यूस कर दी थी और 20% खाली वेटेज इसको देते थे। उसकी वजह से हमारा बच्चों का परफॉर्मेंस जो है IIT JEE में वो सुधरने लगा, और बच्चे जो बिल्कुल सिलेक्ट नहीं होते थे नीट में, तो वो सब होने लगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए, क्यों ना इसके बारे में और सोचा जाए। तो ऐसे हम क्वेश्चन पेपर में ऐसे करते थे। टर्मिनोलॉजी सिखाते वक्त हम ये ध्यान रखते थे कि द चाइल्ड डज नॉट हैव टू राइट इट इन इंग्लिश, द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन गुजराती और एनी वर्नाकुलर लैंग्वेज। जैसे कि आप इसमें पहला क्वेश्चन देख रहे हो, वजन, और बच्चे को इसमें से खाली चूज करना है कि वजन का मतलब क्या होता है, लेंथ, वेट, पाम और टू मेजर। तो उसको पता है कि अच्छा ये वेट है, तो ही विल जस्ट हैव टू राइट बी एंड नॉट द फुल स्पेलिंग। तो हमने ये ध्यान रखा कि द किड डज नॉट हैव टू राइट डिफिकल्ट इंग्लिश स्पेलिंग एट एन अर्ली एज, ही जस्ट हैव टू नो। उसको वैसे भी बच्चा देख के पढ़ना सीख जाता है, एक्सपोजर से बच्चा सीख जाता है, ऐसी हमारी समझ है। तो इस तरह से हम 2 सब्जेक्ट्स में हमने ये चालू किया और इसका इतना अच्छा हमको रिजल्ट मिला कि हमने सोचा कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो समझ में ऐसा आ गया कि गुजराती और इंग्लिश जब डायलेमा है, तो ये गलती से और लिख दिया मैंने, इट इज एंड। तो गुजराती एंड इंग्लिश इज सॉल्यूशन, गुजराती और इंग्लिश इज डायलेमा, गुजराती एंड इंग्लिश यानी गुजराती प्लस इंग्लिश इज द सॉल्यूशन। तो हमने ग्लोबल गुजराती मीडियम के नाम से सूरत की 3 स्कूलों में पहले चालू किया, जिसमें हम और धीरे धीरे हमने 29 स्कूल 3 साल के अंदर हमारे पास हो गई। फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज टोटली मदर टंग से पढ़ाते हैं, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से पढ़ाते हैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन मैथ साइंस जो है वो गुजराती में रहता है। 3rd to 8 जो है बाइलिंगुअल रहता है, वो किस तरह का बाइलिंगुअल रहता है मैं आगे बताऊंगा आपको। और 9th and 10th है वो इंग्लिश मीडियम हो जाता है खाली मैथ्स और साइंस के लिए, बाकी सब्जेक्ट जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में रहते हैं, जैसे कि सोशल स्टडीज है या हिंदी या संस्कृत का ट्रांसलेशन है, ये सब मातृभाषा में होता है। सिर्फ मैथ्स एंड साइंस 2 चीजें इंग्लिश में होती है। तो हमको ऐसा समझ में आया और फिर बाद में जैसे हमने चालू किया तो हमको पता चला कि इज आवर इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन इन वर्नाकुलर मीडियम स्कूल सेटिस्फैक्टरी। जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो मुझे लगता है कि गुजराती मीडियम के स्कूलों में ना तो गुजराती सही तरीके से पढ़ाया जाता है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ना तो इंग्लिश हम अच्छी तरह से पढ़ा पाते हैं। और ये जो मामला है, ये जो वाकया है, ये सब जगह के लिए सही है। ये महाराष्ट्र में भी यही है, बंगाल में भी यही है कि जो वर्नाकुलर माध्यम के स्कूल है वहां पे इंग्लिश टीचिंग की क्वालिटी पुअर है और पद्धति भी गलत है। तो इसके बारे में हमने सोचा, और आजकल के जो बच्चे तैयार है, टीचर्स शायद तैयार नहीं है, पेरेंट्स के अंदर एंथुसियाज्म है, लेकिन बच्चा जो है, आप जैसे आपके खुद के घर में आपने देखा होगा कि आप जब मोबाइल हाथ में लेते हो, कोई नया ऐप डाउनलोड करते हो, तो इसमें यस नो यस नो यस नो बार 5-6 बार यस नो करना पड़ता है, तब जाके वो ऐप जो है वो डाउनलोड होता है। हमको समझ में नहीं आता है जल्दी, हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और बच्चा जो है एकदम जल्दी से यस नो करके वो इंस्टॉल कर देता है। यानी आवर किड्स आर रेडी, किड्स डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और जैसे कि मैंने बताया, नीड ऑफ आवर है। अभी जिस तरह से विश्व एक गांव बन गया, विश्व एक छोटी जगह बन गई है, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश अगर हम हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे सही तरह से, तो वो भी एक गलती हो जाएगी। तो मदर टंग अच्छे से अच्छी तरह से पढ़ाया जाए, जहाँ पे इंग्लिश भी अच्छे से अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए, और जहाँ पे मैथ्स और साइंस जो है वो ट्रांजिशनल वे में पढ़ाया जाए, यानी शुरुआत मातृभाषा से करके धीरे धीरे उसको इंग्लिश में किया जाए। ऐसी एक पद्धति हमने ये ग्लोबल गुजराती मीडियम के नाम से, अब बाइलिंगुअल मीडियम यानी कोई भी लैंग्वेज के लिए, सिर्फ गुजराती के लिए, कोई भी लैंग्वेज के लिए ये एप्लीकेबल है। तो 2016 में हमने गवर्नमेंट की परमिशन ली। हमने बताया कि हम 29 स्कूलों में जो है वो पायलट प्रोजेक्ट करना चाहेंगे। पहले 3 स्कूल का लिया परमिशन, फिर दूसरे साल 7 स्कूल और ऐड कर दी, और तीसरे साल कुल मिला के 29 स्कूल हो गई। तो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
उसका थर्ड पार्टी इवेल्युएशन कराया गया। हमारे सूरत के जो डीईओ थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसने पैनी नजर रखी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और जो डॉक्टरेट डिग्री वाले बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ऐसे जो लोग थे, ऐसे 3 लोगों का कमिटी बनाकर उसका थर्ड पार्टी इवेल्युएशन किया गया, जिसमें कि रिजल्ट बहुत पॉजिटिव था, अच्छा था। सेटिस्फेक्शन लेवल पेरेंट्स का भी बहुत था, बच्चों का भी बहुत था, टीचर्स का भी अच्छा था। टीचर्स लोग डरते थे, पहले जो 29 स्कूल के जो टीचर्स थे वो रोते थे मेरे पास आके, मैं खुद उनको ट्रेन करने जाता था कि किस तरह से बाइलिंगुअल में पढ़ाना है। तो दे यूज्ड टू क्राई कि वी विल नॉट बी एबल टू डू, आवर किड्स विल नॉट बी एबल टू डू। बट 2 साल के बाद पूरा चित्र बदल गया। तो ये उसका रिपोर्ट है जो थर्ड पार्टी। और फिर तो 2020 में जैसे आप जानते हो कि नई राष्ट्रीय शिक्षण नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, जिसके अंदर 4.12 नंबर का जो पॉइंट है, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग को एम्फेसाइज किया गया है कि मदर टंग से ही एजुकेशन चालू होना चाहिए। इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि 4 to 8 ईयर्स के जो किड्स हैं उनको मदर टंग से ही, मतलब द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी मदर टंग मोस्ट ऑफ द टाइम, 4 to 8 ईयर्स। उसके बाद जो है आप इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और साथ साथ में 4.14 पॉइंट में ये नई जो नेशनल पॉलिसी आई है उसमें लिखा गया है कि बाइलिंगुअल एक्सपर्टाइज इन टेक्निकल सब्जेक्ट। इसमें साफ साफ ऐसा लिखा गया है कि हमको ऐसे ग्रेजुएट्स चाहिए जो अपने विषय के बारे में, अपने टेक्निकल विषय के बारे में खास करके, दे शुड बी एबल टू टॉक इन बोथ द लैंग्वेज। जो हमारा ग्रेजुएट है वो अपने विषय के बारे में इंग्लिश में भी बात कर सकना चाहिए, और अगर वो मराठी या बंगाली है तो उसको अपना सब्जेक्ट जो है मराठी और बंगाली में भी आना चाहिए। यानी बाइलिंगुअल कॉम्पिटेंस पे बहुत स्ट्रेस किया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी में। और हमारे भारत जैसे देश में ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत तरीकों से इसकी जरूरत है कि यू शुड बी कन्वर्सेंट इन बोथ द लैंग्वेज, आपकी मातृभाषा और आपकी जो है इंटरनेशनल भाषा। राष्ट्रभाषा को मैं अब छेड़ता नहीं हूँ इस टाइम पे, ये 2 चीज की मैं खाली सिर्फ बात करूंगा। तो गुजरात गवर्नमेंट के पास हम बार बार गए। मैं सूरत रहता हूँ और सूरत से जो गांधीनगर है आप लोग जानते हो शायद 300 किलोमीटर से, तो ये 300 किलोमीटर आना जाना 600 किलोमीटर होता है। मैंने 35 बार ये सफर किया गुजरात गवर्नमेंट को कन्विंस करने के लिए कि ये जो है अच्छा सिस्टम है और इसको किसी तरह से ऑप्शनल तौर पर और छोटे से पैमाने पर, लेकिन गुजरात में हमने सूरत डिस्ट्रिक्ट में किया है, हमने लिमिटेड लोकली किया है, लेकिन वी वांट टू डू इट ऑन अ लिटिल बिट लार्जर स्केल। तो उन्होंने एक कमेटी बना दी और गुजरात गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई 12 लोगों की, उसमें वल्लभ विद्यानगर के इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी थे राजेंद्र सिंह जी जाडेजा, वो हेड थे, और बाकी सब भी सारे शिक्षण क्षेत्र के विद्वान लोग थे, यानी टॉप जो क्रीम एजुकेशनलिस्ट बोलते हैं हम जिसको, वो लोग इस कमेटी में थे। और उन्होंने 7 या 8 मीटिंग की, उनके सामने मैंने भी प्रेजेंटेशन किया, वो स्कूल्स पे भी आए, क्लासरूम में भी गए, बच्चों को भी मिले। तो जब मैं उनको भुलका भवन स्कूल में लेके गया तो उन्होंने बच्चों से इंग्लिश में बातें की और बच्चों ने इंग्लिश में अच्छे जवाब दिए, मैथ्स और साइंस के। तो वो बोलने लगे कि ये बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। मैंने बोला सर ये भुलका भवन स्कूल है, गुजराती मीडियम स्कूल है, इसके अंदर इंग्लिश मीडियम है ही नहीं, इट डजंट हैव इंग्लिश मीडियम क्लास। तो बोले नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। मैंने बोला सर चलो आपको लगता है तो मैं इसको गुजराती में सवाल पूछता हूँ। तो मैंने फिर बोला कि नरसिंह मेहता ने एक काव्य पंक्ति बोलो, नर्मद ने एक काव्य पंक्ति बोलो। फिर मैंने बताया कि सूर्य के समानार्थी क्या होते हैं। तो एक बच्चा खड़ा होकर 13 सिनोनिम्स ऑफ सन वो बोल गया। ऐसे मैंने बोला पानी यानी जल को क्या कहते हैं, तो नीर, उदक, पय, तोयम, जो भी है वो, अम्बु, जितने भी वर्ड्स थे वो सब बच्चे बोलने लगे। तो एक ऐसा क्लास वो देख रहे हैं जो अपनी मातृभाषा में भी प्रवीण है और जो इंग्लिश में भी बात कर सकता है, समझ सकता है। तो अब इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है। तो उन्होंने इमीडिएटली दे गेव अ पॉजिटिव रिपोर्ट। तो 7 मीटिंग के बाद, करीब 2 या 3 महीने की मेहनत के बाद ये रिपोर्ट मिला। उसका जो सार है, वो लास्ट पॉइंट, वो मैं आपको खाली पढ़ के सुनाता हूँ। ग्लोबल गुजराती मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा जब 10th स्टैंडर्ड पास करेगा तब तक वो मातृभाषा और इंटरनेशनल लैंग्वेज दोनों पे उसका प्रभुत्व होगा, और ऐसा बच्चा जो हो वो राज्य की और देश की अस्मिता और संस्कृति को संभालेगा भी, और ग्लोबल लेवल पे भी वो पिछड़ेगा नहीं। तो ये इसका जो है वो निष्कर्ष था रिपोर्ट। तो फिर हम उस टाइम के हमारे जो शिक्षण मंत्री थे दोनों, यानी कैबिनेट लेवल के और स्टेट लेवल के, आप देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी जाडेजा और विभावरी जी, उनको मिले और उन्होंने ये चीज को समझा
और उन्होंने ये परिपत्र, सर्कुलर, ये ठराव है एक्चुअली, तो ये ठराव खानगी स्कूल्स यानी प्राइवेट स्कूल्स अगर चाहे तो इसको थर्ड ऑप्शन के तौर पर अपना सकती है। इस तरह से पिछले साल उन्होंने एक सर्कुलर दे दिया, यानी आप गुजरात में कहीं पे भी हो और अगर आपका कोई प्राइवेट स्कूल है, अगर वो ये चालू करना चाहे तो कोई परमिशन भी जरूरत नहीं है, खाली डीईओ को इन्फॉर्म करना है और इस तरह से ये आप अपनी, हाँ ये जरूरी है क्योंकि ये खानगी स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के लिए है, तो सरकार की तरफ से इसमें कोई ग्रांट या कुछ नई जो अपॉइंटमेंट या कुछ भी है वो अपने तौर पे करना पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन सरकार खुद अपनी स्कूलों में भी इसको चालू करना चाहती है, गवर्नमेंट स्कूल में भी, लेकिन क्योंकि वहां पे बच्चे थोड़े लोअर क्लास से आते हैं, थोड़े यानी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली और सब तरह से थोड़े थोड़े पीछे होते हैं, तो विल टेक सम टाइम बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट इनटू गवर्नमेंट स्कूल्स। बट प्राइवेट में जो है वो उन्होंने ये परमिशन दे दिया है और वो स्वैच्छिक है, यानी ये वॉलेंट्री है। आगे इसके बारे में मैं बात करूंगा। आई नीड टू सी द टाइम, कितने बजे हैं? ठीक है, आई हैव 20 मिनट्स। ओके, तो भूपेंद्र सिंह जी हमारे जो शिक्षण मंत्री थे राज्य के, उन्होंने शुभेच्छा दी और उन्होंने हमको ये परमिशन भी दिया। फिर जो नए शिक्षण हमारे गुजरात में, आप जैसे जानते हो सरकार बदल गई, विजय रूपाणी जी थे, उनके बदले भूपेंद्र पटेल जी आ गए, तो भूपेंद्र भाई के सामने भी मैंने प्रेजेंटेशन दिया और उनको भी ये काफी अच्छा लगा। और हमारे जो नए शिक्षण मंत्री है, आप देख रहे हो जीतू भाई वाघाणी, तो उनके सामने भी हमने ये प्रेजेंटेशन किया और ही वॉज ऑल्सो हैप्पी एंड ही गेव एन इंटरव्यू to this newspaper also कि no special permission is required from DEOs for a bilingual model of teaching learning. School just needs to inform the authorities. तो ये जो है ये उनके मुंह से उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है। तो ये वॉलेंटरी थर्ड ऑप्शन है, यानी कि वर्नाकुलर मीडियम और इंग्लिश मीडियम विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। जिस स्कूल को गुजराती मीडियम चलाना है वो चालू रख सकते हैं, जिस स्कूल को इंग्लिश मीडियम चलाना है वो भी चालू रख सकते हैं। अगर वो अपना एक क्लास या कोई भी स्कूल एक या इससे अधिक क्लास में ये ग्लोबल मीडियम चालू करना चाहती है, ये बाइलिंगुअल मीडियम चालू करना चाहती है, तो थर्ड स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स दे कैन स्टार्ट दिस। वैसे तो फर्स्ट से चालू करना चाहिए, लेकिन अभी शुरुआत में इफ यू वांट टू हैसन अप तो और अर्लीस्ट जो है आप थर्ड स्टैंडर्ड में चालू कर सकते हो। यू कैन नॉट स्टार्ट इन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टैंडर्ड, क्योंकि एक पूरा सिस्टम है जिसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके बारे में मैथ्स एंड साइंस जो है वो ट्रांजिशन करते हैं, हम मदर टंग टू इंग्लिश में जाते हैं। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हम हायर लेवल फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा। और बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी का ट्रांसलेशन है, संस्कृत का ट्रांसलेशन है, सोशल स्टडीज यानी ह्यूमैनिटीज है, वो सब चीज, ड्राइंग की और पीटी की थियरी, ये सब गुजराती में रहेगा गुजरात के बच्चों के लिए। और जब वर्नाकुलर के लिए हम बात करेंगे, हम जाने वाले हैं इसको लेके आगे नेशनल लेवल पर, तो तब भी हम ये प्रोजेक्ट वहां पे भी रखने वाले हैं। तो इंग्लिश की जो सिस्टम है, जैसे हम सब पढ़े हैं कि आई गो, वी गो, यू गो, ही सी, इट गोज, दे गो, इस तरह से हम सब पढ़े थे। और हम ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्लूरल है, सिंगुलर है, हम सब ग्रामर की वे से पढ़ते थे। तो वो बच्चों को इंग्लिश सिखाने का सही तरीका नहीं है। वैसे कोई भी लैंग्वेज सीखने का ये सही तरीका नहीं है, ये सिर्फ पंडितों के लिए है। जिसको लैंग्वेज सीखना है वो लैंग्वेज सुन के सीखता है। तो हमने ऐसे रिकमेंड किया कि इट हैज टू बी LSRW, यानी बच्चा पहले लिसन करेगा, सुनेगा, फिर बच्चा बोलना सीखेगा, तब तक पेन नहीं पकड़ेगा, फिर बच्चा रीड करना सीखेगा, और रीड करना भी आसानी से सीख जाएगा। अगर वो लिसनिंग स्पीकिंग अच्छा है और बच्चा देखता रहता है तो उसको बहुत रीडिंग सिखाने की जरूरत नहीं है। और बच्चे को थोड़ा सा रीडिंग आ जाए, बाद में राइटिंग सिखाना चाहिए। दिस इज ट्रू फॉर ऑल लैंग्वेजेस, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश। हम जिस तरह से 3 साल के बच्चों को लिखना शुरू करवा देते हैं, बहुत ही बड़ा सितम है, बहुत ही बड़ा टॉर्चर है। अब मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके सक्सेसफुली दिखा सकता हूँ कि बच्चे को अगर आप 3 साल पे लिखना शुरू कराओ और 6 साल तक लिखाओ उम्र तक, और बच्चे को 5.5-6 साल की उम्र पे लिखना शुरू कराओ और 3 महीना लिखाओ, तो दोनों बच्चे 6 साल की उम्र पे एक जैसा लिख पाएंगे। यानी इफ यू टीच राइटिंग फॉर 3 years, इन वन केस 100 बच्चों को 3 साल तक लिखाओ, 3 से 6 तक, और 100 बच्चों को 5.5 की उम्र पे लिखवाना चालू करो 6 तक, दोनों का राइटिंग जो है वो सेम ही रहेगा। यानी वी आर वेस्टिंग टाइम इन टीचिंग राइटिंग। लिखना जो है वो इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। बच्चे को पहले सुनना सिखाओ लैंग्वेज, बच्चे को पहले बोलना सिखाओ, बच्चे को पहले पढ़ना सिखाओ। 2 काम एक साथ में क्यों करते हो? ये क ख या ग है या A B और C है, पहले आंख से दिखा दो।
बाद में पेन पकड़ाओ। वैसे भी 3 साल का जो बच्चा है, कोई बच्चा लिख लेता है ABCD। इसका मतलब ये नहीं कि सब बच्चों को टॉर्चर करें। 50, अगर आप 3 साल पे बच्चों को लिखवाना चालू करेंगे, 100 बच्चे होंगे, उसमें 50 लिखेंगे, 50 नहीं लिखेंगे। जो नहीं लिखेंगे उस पर टीचर तो कम प्रेशर करेगी, लेकिन माँ प्रेशर करेगी, उसके ट्यूशन टीचर प्रेशर करेंगे, क्योंकि फीस दे रहे हैं और बच्चा लिख नहीं रहा। अगर 4 साल की उम्र पे आप बच्चे को लिखना चालू कराओगे तो 75% बच्चे लिखना चालू कर देंगे, 25% नहीं लिखेंगे। हाँ, तो वो 25% बच्चे टॉर्चर का भोग बनते हैं। अगर आप 5 साल के बाद लिखना चालू कराओ तो सिर्फ 5% बच्चे जो है वो लिखने में दिक्कत होती है और उनको कोई और प्रॉब्लम होता है, बाकी 95% लिखने लगते हैं। तो हमको कैसा समझ चाहिए? हमको ऐसा समझ चाहिए जहां 50% बच्चे टॉर्चर हो या 5% बच्चे को प्रॉब्लम हो। तो ये बात जो है इंग्लिश में तो बहुत जरूरी है। तो हमारा जो सुझाव है वो ये है कि पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों को ऑडियो विजुअल सुनाया जाए, दिखाया जाए, बच्चों को एक्टिविटी कराई जाए, और नेशनल स्टेट लेवल से जो प्रसारण होता है उसमें, क्योंकि टीचर्स शायद इतने अच्छे नहीं होंगे सब जगह पे, तो और वैसे भी इन चीजों में सुनने के लिए, सही प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको गुड क्वालिटी एग्जांपल्स चाहिए। तो आजकल तो यूट्यूब पे भी सब मिल जाता है। तो हमारा ये सुझाव सरकार को था कि पहली और दूसरी में बच्चे को सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग सिखाया जाए और प्रिलिमिनरी रीडिंग सिखाया जाए, और 3rd स्टैंडर्ड में आने के बाद ही उसके हाथ में जो है वो आना चाहिए पेन, और उसके बाद ही वो इंग्लिश, मतलब पेन इंग्लिश के तौर पे 1st एंड 2nd में बच्चा अपनी मदर टंग लिखना सीख जाएगा 1st स्टैंडर्ड में और 2nd स्टैंडर्ड में, और इंग्लिश के लिए उसको 3rd स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो बहुत सारा मटेरियल ऐसे बाइलिंगुअल तैयार किया है, जैसे कि ये स्टोरी है सिंह અને ઉંદર, द लायन एंड द माउस, तो ये बाइलिंगुअल है। तो बच्चा अगर गुजराती में पढ़ना है गुजराती में पढ़ेगा, फिर उसको अगर क्यूरियोसिटी होगी तो वही चीज वो इंग्लिश में देखेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा इसका ट्रांसलेशन ये होता है, इसका ये होता है, यानी ही कैन बायलैटरल बोथ वेज वो लैंग्वेज सीख सकता है। तो 3rd to 5th स्टैंडर्ड हमने अभी हाल सिर्फ ऐसा किया है कि मैथ्स और एनवायरनमेंट के जो सब्जेक्ट है उसमें टर्मिनोलॉजी डाल दी है अंदर ब्रैकेट में, और फिर जैसे 20% जो उनका लोड है वो MCQ का रखा है, जैसे मैंने पहले बताया। तो 3rd, 4th एंड 5th स्टैंडर्ड में द चाइल्ड गेट्स टू लर्न ओनली टर्मिनोलॉजी जब वो मैथ्स एंड साइंस पढ़ता है। इंग्लिश उसका जो है वो थोड़ा हायर, गुजराती मीडियम में होता है उससे थोड़ा हायर, और इंग्लिश मीडियम में जो होता है उससे थोड़ा इजी, इन बिटवीन क्वालिटी का इंग्लिश। नए टेक्स्ट बुक भी तैयार हो रहे हैं, 1st, 2nd और 3rd के इस साल आ जाएंगे, 4th, 5th के धीरे धीरे एक साल आने लगेंगे। तो इंग्लिश टीचर्स का भी जो ग्रुप था उसके साथ भी हमने वार्तालाप किया और उनको समझाया कि किस तरह से ये होना चाहिए। तो दे हैव एक्सेप्टेड इट फॉर द होल स्टेट, नॉट ओनली ग्लोबल मीडियम, बट जो हमने सुझाव किए वो पूरे राज्य के लिए उन्होंने इंग्लिश की बुक्स के लिए स्वीकार कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नई बुक्स जो आएगी वो अच्छी आएगी। अच्छा, जब बच्चा 6th स्टैंडर्ड में आता है, 6, 7, 8 में, तो ये हमारे 3 बाइलिंगुअल स्टैंडर्ड है। तो आपको ऐसा होता होगा कि ये क्या है, हम किस तरह से करते हैं। तो हम जिस स्कूल में, जिन 29 स्कूलों में ये चीज कर रहे हैं उसमें हम ये काम करते हैं कि हमारा टेक्स्ट बुक कैसे होता है, एक तरफ उसमें गुजराती होता है और एक तरफ इसमें इंग्लिश होता है, और दोनों एक जैसा होता है। ये हमने हमारे वेबसाइट पे चढ़ा दिया है। इसके जो PDF है वो हमारे वेबसाइट पे है, वेबसाइट का भी मैं आपको एड्रेस दूंगा, तो यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस एंड स्टार्ट टीचिंग। तो कोई जैसे कि 3rd, 6th, 7th और 8th में बच्चा है, जब बच्चा 6th स्टैंडर्ड में है तो उसको गुजराती पढ़ाया जाएगा, इस साइड वाला, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो उसको इंग्लिश में भी दिखाई जाएगी और वहां पे अंडरलाइन कराई जाएगी। कुछ कुछ डेफिनेटिव सेंटेंसेस हो गए वो इंग्लिश में उसको समझाए जाएंगे। तो बच्चा ज्यादातर गुजराती के थ्रू सीखेगा, लेकिन उसको इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस होती रहेगी। और जैसे वो आगे जाएगा 7th और 8th में तो उल्टा हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो 7th का ये बुक है, उसमें इस तरफ इंग्लिश है, तो बच्चा जो है वो इंग्लिश से पढ़ेगा, टीचर जो है इंग्लिश से पढ़ाएगा, ये साइंस का सब्जेक्ट है। और अगर उसको समझ में नहीं आता है तो दूसरी तरफ गुजराती उसके पास मौजूद है। तो दिस इज वे आउट हमने किया है कि, लेकिन सरकार अगर चाहे तो अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक भी बनवा सकती है, लेकिन हमने बिकॉज वी हैड मतलब फंड का इश्यू भी होता है प्राइवेट स्कूल्स में, तो हमने इस तरह से इसको चालू किया और हम इसको बाइंडिंग करके इस तरह से बच्चों को बुक देते हैं हर साल 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में। तो और बच्चे उसमें से बाइंडिंग की हुई बुक में पढ़ते हैं जिसमें दोनों तरफ 2 लैंग्वेजेस है।
जैसे कि मैंने बताया कि हिंदी का ट्रांसलेशन, संस्कृत का ट्रांसलेशन, बाकी सब्जेक्ट की थियरी, सोशल स्टडीज, ये सब जो है बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ता है। यानी मराठी बच्चा मराठी में पढ़ेगा, बंगाली बच्चा बंगाली में पढ़ेगा। तो सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड जो है हमारा गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड, उसने हमको परमिशन दिया है कि आपके बच्चे जब 10वें स्टैंडर्ड में आएंगे तो हम उनको मैथ्स और साइंस का पेपर इंग्लिश में देंगे। यानी इफ चाइल्ड चूजेस to go back to Gujarati medium, he can go back to Gujarati medium, and if he chooses to continue these two subjects in English, he can choose to continue these two subjects in English. And आप अगर पहले से माध्यमिक बोर्ड को इन्फॉर्म करोगे तो आपके बच्चे के लिए ये जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो इंग्लिश में आएगा, मैथ्स एंड साइंस का। तो हमारा जो पहला बैच है अभी नेक्स्ट ईयर 2023 में, वो ग्लोबल मीडियम का बच्चा इंग्लिश में 2 सब्जेक्ट की एग्जाम देने वाला है, मैथ्स एंड साइंस। तो नेक्स्ट ईयर द माध्यमिक बोर्ड इज गोइंग टू टेक आवर एग्जाम्स इन इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट्स, ओनली 2 सब्जेक्ट्स। जैसा मैंने बताया, मॉडिफाइड टेक्स्ट बुक बनने का काम चालू हो गया है और धीरे 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 जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ऐसे नए नए टेक्स्ट बुक आते जाएंगे। तो ये हमारा वेबसाइट है, गुजराती में है अभी हाल, हमने इसको गुजराती में बनाया है। हमको पता नहीं था कि इसको नेशनल लेवल पे भी ले जाना पड़ेगा, लेकिन अब लगता है कि इसको ले जाएंगे नेशनल लेवल पे। और ये जो वेबसाइट है बाइलिंगुअल मीडियम, www.bilingualmedium.in, www. मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइप करके चैट में रख दें, तो आप चाहे तो नीरव भाई आप टाइप करके इसको चैट में रख दें तो ऑल कैन सेव। bilingualmedium.in, www.bilingualmedium.in, ठीक है। तो ये अगर चैट में आ जाता तो आ गया, चलो अच्छी बात है। तो विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय भाषा और परंपरा के लिए मातृभाषा, ये हमारा जो है ये मोटो है कि विकास जो है वो अंतरराष्ट्रीय भाषा से होगा, लेकिन हमारी परंपरा है, हमारा कल्चर है, हमारा रूट्स है, वो मातृभाषा से इसको तो इसका जो रिस्पॉन्स है पेरेंट्स की तरफ से बहुत अच्छा मिला, किड्स की तरफ से बहुत अच्छा मिला। जब एक बच्ची थी छोटी सी 4th स्टैंडर्ड की, जब हमारे जो कमेटी आई थी उन्होंने पूछा कि बेटा आपको क्या अलग लगता है इस द्विभाषी मीडियम में, बाइलिंगुअल में, तो उसने बोला कि मेरी जो एक पड़ोस में बच्ची रहती है वो भी 4th में है, गुजराती मीडियम में पढ़ती है, उसको 19 मालूम है। मेरे पड़ोस में दूसरी एक बच्ची इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, उसको 19 मालूम है, लेकिन उसको 19 नहीं मालूम। उस बच्ची को 19 नहीं मालूम, मुझे दोनों आता है। तो इतने भोलेपन से, इतनी निर्दोषता से उसने ये बात बताई कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा है क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज को समझ सकती हूँ। तो मीडिया का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। चित्ररेखा हमारा गुजरात का जो सबसे बड़ा मैगजीन है, उसने आर्टिकल किया है, अभियान ने आर्टिकल किया है, दिव्य भास्कर, संदेश, सब न्यूज़पेपर ने इस चीज को वेलकम किया है। लेकिन किसी वजह से सरकार जो है वो धीरे धीरे इसको मतलब हम समझते हैं कि सरकार की अपनी समस्याएं होती है, तो वी अंडरस्टैंड। अर्बन और रूरल, हमको पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ अर्बन में ये चीज चलेगी, लेकिन जैसे जैसे हम हमारे सूरत के आसपास डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारी रूरल स्कूल्स, क्योंकि फिर मुझे पता चला कि आप गुजरात के किसी भी जगह पे एक सर्कल 5 किलोमीटर का बना दो या 10 किलोमीटर का एक सर्कल बना दो, उसमें कम से कम 3-4 इंग्लिश मीडियम के स्कूल होंगे, और उसमें जो नया चालू हुआ है, और उसमें पुअर क्वालिटी, जैसे मैंने बताया 90% ऑफ देम आर ऑफ पुअर क्वालिटी। तो बहुत सारे स्कूल्स इंटरेस्टेड इसमें है कि बेकार पुअर क्वालिटी इंग्लिश मीडियम, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम चालू करने के बजाय हम ये करें जिसमें कि बच्चा मेंटल टॉर्चर का कम भोग बने और उसको भविष्य के लिए भी अच्छा हो। तो रूरल एरियाज जो है वहां से भी हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि ज्योत से ज्योत जलाना है हमको, ये जो प्रोजेक्ट है मेरा नहीं है, रईस मनियर इज टू स्मॉल अ पर्सन टू इवन रीच आउट ऑफ सूरत, गुजरात लेवल पे जाना, अहमदाबाद या गांधीनगर जाना और वहां जाके बात करना, ये मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मेरी ताकत भी नहीं है उतनी। नेशनल लेवल पे जाना, दिल्ली जाना, वहां जाके किसी को समझाना, मैडम अनीता करवाल या जो भी वहां पे बैठे हुए उनको समझाना, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों के समर्थन से और आप सब लोगों के सहकार से कोशिश करूंगा, मुझसे जितना भी हो पाएगा। लेकिन आज मैं ये प्रोजेक्ट आपके हाथ में दे रहा हूँ, ये जो मशाल है, ये जो बटन है, मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी मातृभाषा, जितनी भी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस है भारत की, 15 भाषा तो हमारे संविधान में है, और कितनी भाषाएं तो ऐसी है कि संविधान में उनका उल्लेख नहीं है, फिर भी वो भाषाएं हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी है जिसमें ये
इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो आप सबने ध्यान से सुना, प्यार से सुना। 93 लोग थे शुरू में जब मैंने चालू किया, करीब करीब अब 91 है। तो जो 2 लोग गए हैं उनको अगर आप छोड़ दो, वैसे तो उतने तो बीजेपी से भी चले जाते हैं, कांग्रेस से भी चले जाते हैं, आपसे भी चले जाते हैं, तो रईस मोनियार के लेक्चर से चले गए, तो उसमें तो कोई खफा होने की, नाराज होने की बात नहीं। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड अट्रैक्ट एंड आई कुड कीप एंगेज्ड 91 पीपल। और ये तो साधक है सारे, ये तो सारे एजुकेशन से और समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, यानी ये एक हजार के बराबर है। यानी मुझे आज ऐसा महसूस होता है कि मैंने 91,000 पीपल को, क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है, जो पावरफुल पर्सन होता है, वो अपने अंदर 1000 शख्सियत साथ लेकर घूमता है, और उसका इम्पैक्ट जो होता है वो भी 1000 लोगों पे होता है। तो मुझे आज लगता है कि मैंने जो ये प्रेजेंटेशन दिया, मैंने जो ये लेक्चर दिया, वो 92,000 लोगों के सामने मैंने दिया है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो जैसा भी आए मुझे मंजूर है। और आपकी तरफ से नीरव भाई, मैं आपको वापस हैंड ओवर करता हूँ। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और जिनको भी कुछ पूछना है, इसके बारे में कुछ जानना है, कुछ क्वेश्चंस है, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। मेरी मर्यादा के अंदर, मेरी जो भी अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशन है उसके अंदर मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपके रिव्यूज भी दे सकते हो, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आप अपने क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे, किसी को कोई, अगर, क्योंकि मैं बहुत तेज बोलता हूँ, बहुत फास्ट बोलता हूँ। विनोद शर्मा जी, आपको कुछ पूछना है? विनोद जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन। और जिसको अनम्यूट नहीं होना है, हाँ जी, हो गए आप। रईस भाई, हाँ, एक जस्ट आपका वो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए, जो सूरत में एक स्कूल थी जिसमें काफी इंग्लिश मीडियम क्लासेस ज्यादा थे और गुजराती मीडियम क्लासेस कम थे। और अभी जी हाँ, मैं आई वुड लाइक टू शेयर 2 एक्सपीरियंसेस। विनोद भाई, आप लगे रहिए, जुड़े रहिए। एक स्कूल है हमारे यहाँ, संस्कार भारती। अब उसके अंदर जो है वो 8 क्लास है कुल मिला के, हर एक स्टैंडर्ड की, बहुत बड़ा स्कूल है। और इंग्लिश मीडियम की जो फीस है वो थोड़ी ज्यादा रहती है, आप जानते हो, जैसे 30,000 के आसपास रहती है। और गुजराती मीडियम की जो फी है वो 12-14 हजार के आसपास रहती है। तो जब हम ग्लोबल ये चालू करते हैं बाइलिंगुअल, तो उसमें भी गुजराती लैंग्वेज वाली ही फी नॉर्मली रहती है। तो अब इन्होंने एक क्लास में चालू किया, फिर अगले साल डिमांड आई तो दूसरा क्लास किया, फिर तीसरा क्लास किया, फिर चौथा किया, 5वां किया। अब 8 में से 6 क्लास हो गए उनके इंग्लिश मीडियम, ग्लोबल मीडियम के, यानी बाइलिंगुअल मीडियम के, और सिर्फ 2 क्लास रह गए इंग्लिश मीडियम के। द ट्रस्टी, उनको नुकसान जा रहा है, क्योंकि उसमें 30,000 फी है और इसके अंदर जो है 14,000 फी है। फिर भी ही इज सो हैप्पी विद द सिस्टम कि बोले कुछ भी होगा लेकिन हम इसको चलाएंगे। दूसरा, जीवन भारती स्कूल हमारे यहाँ पे है। जीवन भारती स्कूल एक जमाने पे बहुत बड़ा स्कूल कहा जाता था, आज भी है, अच्छा स्कूल है, लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ डिके ऑफ गुजराती लैंग्वेज, वहां पे जो बच्चे रह गए, वो वॉचमैन के बच्चे आते हैं, प्यून्स के बच्चे आते हैं, वहां पे सब्जी वाले के बच्चे आते हैं, रिक्शा वाले के बच्चे आते हैं। तो दे वर रिलक्टेंट लाइक एनीथिंग कि हम कैसे कर पाएंगे। और उस क्लास में भी, उस स्कूल में भी हम गए, और जब हमने बच्चों को, माँ बाप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जब बच्चा 2-4-5 लाइन इंग्लिश में, मैथ्स में या साइंस में बोल देता है, तो उनकी तो जैसे पूरी सारी सृष्टि बदल जाती है उनके माँ बाप की। तो जी विनोद भाई, आपका सवाल मैं सुनना चाहूंगा। यू कैन आस्क इन गुजराती, नॉट एन इश्यू। वेरी गुड इवनिंग टू यू सर। जी sir, first of all, very heartily congratulations the work what you are doing. मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर ये जानकर कि जो आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो आप एक एम लेके चल रहे हैं, वेर यू आर एबल टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, कि जहां पे बच्चा अपनी मातृभाषा और अपने इंग्लिश को लेकर के कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, बिकॉज आई एम डीलिंग विद वन ऑफ द गुजरात बोर्ड स्कूल एंड जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, दैट इज राइट फ्रॉम 9 to 12। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि सर, जो इन बिटवीन जो बच्चे मेरे पास अभी ऐसे हैं वेयर आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने बताया कि दे आर नॉट एबल टू विद इंग्लिश। तो अगर ऐसा कुछ मिल जाए बच्चों के लिए, कर सके, बाकी सब लोग म्यूट हो जाइए, बाकी सब लोग म्यूट हो जाइए, सॉरी।
जी विनोद जी बोलिए। सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो बच्चे जो हमारे पास हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो 9 to 12 के बच्चे हैं जो हमारे पास, उनके लिए जो अभी बीच में जो पेंडेमिक कंडीशन जो आई है, जिसकी वजह से जो लैकिंग हुआ है सर फॉर द एजुकेशन, उसको अगर टर्म आउट करना है, उसको अगर प्रोसेस में लाना है, तो क्या आप मुझे थोड़ा गाइड कर पाएंगे सर कि हाउ वी कैन बी टैकलिंग दोज स्टूडेंट दोज हु आर अनएबल टू। विनोद भाई ये अपना जो विषय है ना आपका, जो आप एजुकेशन लैब्स का बोल रहे हैं, वो पूरी दुनिया में, सिर्फ अपना गुजरात का नहीं, सिर्फ भारत का नहीं, सारी दुनिया में ये प्रॉब्लम है कि एजुकेशन का लैब्स हुआ है, एजुकेशन का लैब्स हुआ है, लर्निंग लॉस जिसको बोलेंगे या लर्निंग लैब्स बोलेंगे, वो हुआ है। और क्योंकि अगर हम उसको सॉल्व करने के लिए जल्दबाजी करेंगे तो बच्चे पे और टॉर्चर हो जाएगा, बच्चे पे टॉर्चर हो जाएगा। एग्जैक्टली तो हमको एक मध्यम मार्ग रखना पड़ेगा कि अभी तो सिर्फ चालू किया है, तो अभी तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज वे में ही चलना है उसको, क्योंकि ज्यादा करने जाएंगे उसको, जो उसने लॉस किया है उसको रिकवर करने जाओगे तो लोड बढ़ जाएगा। और वैसे भी माँ बाप ने तो अपनी तरह से प्रेशर दिया ही होगा। मैं तो इसको इस तरह से सोचता हूँ विनोद भाई कि बच्चों ने 2 साल में जो सीखा है ना, आउटसाइड द क्लासरूम, जिंदगी के बारे में, फिलोसफी के बारे में, लाइफ एंड डेथ के बारे में, यानी जिन माँ बाप ने इन हालातों का सामना अच्छी तरह से किया, और मुझे लगता है कि भारत में 80-90% माँ बाप ने इन जो कोविड का जो मामला था, कोरोना का, उसमें जो भी फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हुए, उनको बहुत अच्छी तरह से फेस किया है, और बच्चे ने अपने फैमिली को देखा है। तो ये जो लर्निंग है वो भी कुछ कम नहीं है, यानी बच्चे ने कुछ गंवा दिया है, कुछ लॉस कर दिया है, ये चीज भूल जाइए। ऐसा इतिहास में पहले भी हुआ है, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब लोगों के 6-6 साल बिगड़ गए थे। जब भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ लोग जुड़े थे तो भी बहुत लोगों के बहुत साल बिगड़ गए थे। सब 42 में जुड़ गए थे और 47 तक कोई पढ़ा नहीं था, कॉलेज स्कूल कोई गया नहीं था। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड तब भी ऐसा हुआ था। तो ये इतनी बड़ी घटना है कि जिसमें एक विनोद शर्मा और एक रईस मंडल कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हमको ये समझना चाहिए कि वी शुड नॉट ओवर एड्रेस दिस प्रॉब्लम, ठीक है? और टाइम टेक है। और क्योंकि ये आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है, लेकिन अपने विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आगे बढ़ूं। और जो दूसरे भाई है प्रणव भाई, तो आप प्रणव भाई अपना सवाल पूछिएगा। थैंक यू विनोद जी, आपने जो सवाल किया। और आप, हाँ बिल्कुल प्रणव भाई। हेलो, हाँ रईस भाई, हाँ प्रणव पंड्या बोलू છું। આજનો દિવસ ખરેખર મારા માટે સારો છે, કારણ કે 15 દિવસ પહેલા હું તમારો કોન્ટેક્ટ શોધતો હતો અને આજે હું તમારો લેક્ચર સાંભળી રહ્યો છું। કારણ કે 2, 3 ને 3 તારીખમાં તમારો જે ગઝલ શિબિરનો જે સેમિનાર હતો એની લિંક મને નથી મળી, એટલે હું ભાગ નતો લઈ શક્યો। અને હવે 2 વસ્તુ માટે મારે અભિપ્રાય જોઈએ છે। અને પહેલો એમાં એક અભિપ્રાય એ જોઈએ છે, પ્રણવભાઈ તમને હિન્દી આવડતો હોય તો હિન્દીમાં બોલો। અમિતભાઈ એમ કે છે નાસિકથી કે જો પોસિબલ હોય તો હિન્દીમાં વાત કરો। ओके, तो मैं आपसे 2 चीजों में अभिप्राय चाहूंगा आपका। कि सबसे पहले है कि जो मैंने सुना भी है बहुत सालों पहले बचपन से, और मैं मानता भी वही हूँ कि जिसका लैंग्वेज पे जितना प्रभुत्व ज्यादा होता है उसको हर एक सब्जेक्ट सीखने में आसानी रहती है। एक इसके बारे में अभिप्राय चाहिए। हेलो, हाँ, दूसरा कोई माइक ऑन है वो बंद कर दीजिएगा। प्रणव भाई के अलावा बाकी सब माइक बंद रहेंगे। हेलो जी प्रणव भाई, જરાક ઉતાવળ કરજો, સવાલ છે ને પૂછજો। हाँ, तो पहले सवाल ये है, अभिप्राय चाहिए आपका, कि ये जो मानना है कि भाई जिसका लैंग्वेज पे प्रभुत्व ज्यादा होता है उसको कोई भी सब्जेक्ट सीखने में आसानी रहती है, आपका क्या इसमें अभिप्राय है? सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। यानी लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी एक आदमी का जो विचार है या एक आदमी का जो कंसेप्ट है वो दूसरे आदमी तक तभी पहुंचता है जब वो लैंग्वेज का सहारा लेता है, या बोल के या लिख के। तो ये तो बहुत साफ बात है। और ये भी बात है कि एक लैंग्वेज जिसको अच्छी तरह से आती है और एक लैंग्वेज का पर जिसको प्रभुत्व आता है, क्योंकि प्रोसेसिंग सिस्टम सेम होता है दिमाग का, तो दूसरी और तीसरी लैंग्वेज भी वो आसानी से सीख लेता है। आपका दूसरा सवाल करिएगा। दूसरा अभिप्राय ये चाहिए था कि आजकल एक लोगों की मान्यता है कि सपोज इंग्लिश के विषय में बोले तो इंग्लिश बीजू माइक बंद करी देजो। प्रणव भाई सिवाय नु माइक बंद करी देजो। इंग्लिश के अलावा वन माइक शुड बी ऑन। हेलो, हाँ जी बोलिए प्रणव भाई। आजकल ज्यादातर लोगों का ये मानना हो गया है कि इंग्लिश आपको प्रॉपर बोलनी आती हो ना आती हो, बस सामने वाला समझ गया ना, इतना ही कंसेप्ट दिमाग में सोचना चाहिए। इसमें आपका क्या कहना चाहिए?
जी सर, मैं मध्यम मार्गी हूँ हर एक चीज में। यानी मैं ग्रामर या पंडित के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लैंग्वेज को नहीं देखता, और मैं लैंग्वेज की अशुद्धता का भी तरफदार नहीं हूँ। यानी हर हर आदमी की अपनी एक लिमिट होती है। जैसे कि आप एजुकेशन लाइन में शायद हो, और आपका जो टैलेंट है, आपका जो आईक्यू है, आपकी जो इनहेरेंट ईश्वर ने जो दिमाग की रचना दी है, वो आपको अच्छा बोलने वाला बना सकती है। लेकिन अगर एक ऐसा मीडियम लेवल का आदमी है कि जिसका आईक्यू एवरेज है, जिसकी लर्निंग जिसकी एवरेज है थोड़ी, तो वो इंग्लिश बोलने जाएगा तो डू और डज में वो गलती करेगा। अगर वो करेगा तो उसका हम हंसी मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि अगर मैं तेजस्वी हूं तो मेरा तेजस्वीपना जो भी है, मेरी तेजस्विता जो है, वो मैंने खुद कमाई हुई नहीं है। कुछ ना कुछ कहीं पे ईश्वर का उसमें हाथ है, कुदरत ने कुछ ना कुछ दिया है, तो उसका मैं गर्व नहीं कर सकता। और इसी तरह अगर कोई चीज अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, कोई लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल पाता, तो मैं उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि ये उसका अपना दोस्त नहीं है। उसकी मर्यादा, कुछ मर्यादा तो नैसर्गिक होती है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं से भी आप 100 लोग पसंद कर लो, तो आपको 10-20 लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जिनका लैंग्वेज पर बहुत अच्छा प्रभुत्व है, और 10-20 लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जिसको बिल्कुल बोलना आता ही नहीं, वो बोलने जाएंगे क्या और बोलेंगे क्या। तो वी हैव टू, ये पूरा स्पेक्ट्रम रहता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम इतना कर सकते हैं कि जो जहां है वहां से उसको आगे ले जा सकते हैं। तो भाषा की अशुद्धता को हम कोशिश करते हैं कि उसको हम कम करेंगे। भाषा को, जैसे बोलते हैं ना, संसार में हम असत से सत की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हमारी जो प्राप्ति या उपलब्धि वो पूर्ण नहीं होती है कभी भी, लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि अशुद्धता से शुद्धता की तरफ जाते हैं हम। और जो लेवल प्रेजेंट लेवल है जिसका भी, वहां से वो थोड़ा आगे बढ़ सकता है तो बहुत है। यानी अगर एजुकेशन की लैंग्वेज में मैं बोलूं, तो अगर किसी बच्चे के 89% है और आपने उसको मेहनत करा के 95 करवा दिया, तो आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। और किसी का अगर 23% आता है, उसको मेहनत करके 29 पे लेके आए, तो कोई इसको नोटिस भी नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा जो काम है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि स्वीकार होना चाहिए हर किसी का। अगर कोई अशुद्ध, इम्परफेक्ट इंग्लिश बोलता है, तो आज नहीं तो कल वो थोड़ा इसमें सुधार लाएगा। मैं ये चीज में विश्वास रखता हूं कि मानव की पहचान ही यही है, मानव की व्याख्या यही है कि बहुत मुश्किल से ऐसा मूड आपको आदमी मिलेगा। मेंटल रिटार्डेड बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, जिसको दिव्यांग बोलते हैं, जिसको, ऐसे बच्चे मैंने बहुत देखे हैं। और उनको देखने के बाद भी मैं ये कहता हूं कि प्रत्येक इंसान अब जैसा है उससे बेहतर बनना चाहता है। वो दिव्यांग हो तो भी वो जैसा है उससे बेहतर बनना चाहता है। ठीक है ना सर? तो कहने का मतलब यह है कि एक अनकंडीशनल रिस्पेक्ट हर इंसान के लिए अपने मन में होना चाहिए, हर बच्चे के लिए अपने मन में होना चाहिए। जी। तो भास्कर भाई, आपका सवाल ले ले, ये आखिरी सवाल है, और इसके बाद जो है कृपा बेन एक कार्यक्रम को संपन्न करेगी। भास्कर भाई, भास्कर पंड्या। जय गुरुदेव सर। जी, जय गुरुदेव। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लैंग्वेज का बेसिक यूज ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बेसिकली आज जो बात है कि आज के बच्चों के अंडरस्टैंडिंग जो बाय द लैंग्वेज आनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? भी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज जो ये ड्यूअल लैंग्वेज या ट्रिपल लैंग्वेज सीखने के बाद भी जो अंडरस्टैंडिंग पहले के टाइम पे थी, वो आज के बच्चों में नहीं आ रही है, उसका रीजन क्या है? पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा कोई रिसर्च या ऐसा कोई अभ्यास मेरे ध्यान में नहीं आया है भास्कर जी, कि पहले अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और आजकल कम है। अच्छा, ये बताना चाहेंगे हम कि पहले कम लोग पढ़ते थे। पहले जो है वो बहुत कम लोग पढ़ते थे, और जिनका इनिशिएटिव था और जिनकी अपनी खुद की धगस या जिनका अपना कुतूहल था, वैसे ही 10 या 20% लोग ग्रेजुएशन करते थे। ठीक है? और आज जो है 90% बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि दे आर फोर्स्ड टू डू, दे थिंक दैट दे आर इन अ कंपटीशन, दे आर इन अ रेस एंड दे हैव टू डू। तो इतना जल्दी इंटेलेक्चुअल लेवल तो बढ़ने वाला है नहीं दुनिया का। यानी जो बच्चे पहले 10 पे छोड़ देते थे, 12 पे छोड़ देते थे, उन बच्चों को भी आज माँ बाप कितना भी खर्चा करके कहीं ना कहीं उनको डाल देते हैं।
और जो एजुकेशन के लिए पूरी तरह से कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं वैसे भी बच्चे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं। तो बहुत सारी वजह है। आपका सवाल अगर मैं सही समझ पाया हूं तो मुझे ये लगता है कि हाँ, चेंज हुआ है एजुकेशन, लेकिन पहले अच्छा था और अब खराब है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। एजुकेशन के अंदर कॉमर्स का जो एस्पेक्ट आ गया है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं, जैसे कि पूरा विश्व हमारे सामने खुल गया है, पूरा जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके हिसाब से कोई मर्यादा नहीं रही। अब तो शिक्षकों को भी जरूरत नहीं, हर चीज डू इट योरसेल्फ, आप खुद कर सकते हो, हर चीज खुद सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें अच्छी भी आई है और अच्छी चीज के साथ बुरी चीज भी आती है, क्योंकि एक चीज होती है इनोवेशन, जो कि हमारे जैसा आदमी करता है, या बहुत सारे लोग हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग ये काम कर रहे हैं। इनोवेशन, उनका इरादा अच्छा होता है कि एक नई चीज लाए, फिर इस चीज को कॉमर्स बीच में आ जाता है। जैसे कि मैंने जैसे ये प्रोजेक्ट चालू किया तो कुछ कुछ स्कूलों ने इसको एडवर्टाइज में यूज करना चालू कर दिया कि हमारी स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हम ग्लोबल मीडियम लिखेंगे। आप सूरत में आओगे तो आपको बहुत सारे होर्डिंग्स मिलेंगे कि हमारी स्कूल में ग्लोबल मीडियम पण चाले छे, यानी उसको एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यूज करने लगे। ठीक है, चलो, अब मेरे पास जो गाइड्स प्रिंट करते हैं ना, उनका फोन आता है कि भाई आप जल्दी कोर्स दे दो, हमको जल्दी दे दो, तो हम गाइड्स इसके बनाने लगे। यानी एक कॉमर्स जो है, एक जो व्यवसाय है, व्यापारी शक्ति है, बहुत जागरूक हो जाती है। जैसे कि बच्चे कार्टून देखते हैं, हम समझते हैं कि बच्चे के लिए अच्छा है, बच्चे फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन कार्टून के साथ ऐसी ऐसी चीजों की एडवर्टाइजमेंट होती है कि वो बच्चे को उस दिशा में ले जाती है जहां उसको नहीं जाना चाहिए। आप कोई भी न्यूज़पेपर देखो, कोई भी वेबसाइट देखो, बात करेंगे अच्छी अच्छी सिद्धांत की बात करेंगे, मूल्यों की बात करेंगे, और बाजू में आप देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट होगा, किसी प्रोस्टिट्यूशन का होगा या किसी कोई क्या चीज का होगा। यानी हर चीज के अंदर मिक्सचर हो जाता है, सत और असत इतना मिक्स होके रहता है संसार में कि इसको जुदा कर पाना बहुत मुश्किल है। मुझे पता नहीं मैंने आपके सवाल का सही जवाब दिया कि नहीं जवाब दिया, लेकिन मेरे मन में जो बात थी वो मैंने कही है। तो हर लेवल पे और हर टाइम पे सुधार का अवकाश है। पहले अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है, ये बोलने से बेहतर ये है कि हम जहां पे भी है, जिस पोजीशन पे है, उस पोजीशन को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज हमारा ये हाल है, आज हमारे एजुकेशन का ये सिचुएशन है। इट मे बी बैड, इट मे बी गुड, वॉट एवर इट मे बी, लेकिन हमको इसमें सुधार करना है, लेकिन हमको इसमें कुछ अच्छा करना है। तो इतनी ही बात है सर, क्योंकि इसमें बहुत सोचेंगे, बहुत आर्ग्यूमेंट का अवकाश है, बहुत तर्क का अवकाश है, लेकिन जो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि अभी जो भी है उससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं। उसमें कोई विवाद का, तर्क का, इसमें कोई झगड़े का अवकाश नहीं रहता है। इसके लिए हमेशा मैं ये समझता हूं कि जो भी है उसको स्वीकार करो। पहले स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि उसको वैसे ही रहने देना है। अगर आप उसको कॉन्फ्रंट करोगे कि ये गलत है, आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। ये मत करो। जो भी है, जहां पे भी है, उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं अच्छा, वो सोचिए। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव टेकन मच मोर टाइम देन आई वाज गिवन, एंड अभी मैं कृपा जी को बोलता हूँ कि वो इसको समापन करे। और बहुत अच्छा लगेगा अगर गुरुदेव जी का मूड हो और एक दो शब्द वो भी कहें। अगर आपकी क्या ट्रेडिशन है मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको देख के ऐसा लगता है कि देखने से इतनी दिव्यता होती है तो सुनने से क्या होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जय गुरुदेव, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने तो बहुत अच्छा ये प्रस्तुत किया, एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। ये होना चाहिए था एक्चुअली, ये कभी से होना चाहिए था ये देश में। और मैं सबसे एक शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स डरते हैं कि अब अगर बच्चे को वर्नाकुलर में डालो तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं मेरी कथा आपको बताऊं कि मैं चौथी तक मराठी में सीखा, 5वीं से इंग्लिश एक सब्जेक्ट था। एक्चुअली द एंटायर 11 years हमारा बेसिक मीडियम तो मराठी था, लेकिन एक अवस्था ऐसी आ गई 1978 के बाद कि हम इंग्लैंड में जो एक बड़े पत्रकार थे माइकल एशफील्ड करके, वो उनके ड्राफ्ट मेरे से करेक्ट करवाते थे। अब मुझे पता चला कि कुछ बिगड़ा तो है नहीं, है ना। तो कोई वर्नाकुलर में सीखने से जिंदगी का, एजुकेशन का एक ही, जैसे विवेकानंद कहते थे, समझ होनी चाहिए, भले वो कोई भी भाषा में हो। अगर आप विषय को समझ सकते हो, दैट नॉलेज, वो जो विजडम है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो मीडियम आई थिंक इज सेकेंडरी,
कोई में कौन से मीडियम में सीखते हो, नहीं सीखते हो, कोई बात नहीं है। बात इतनी है कि क्या समझ पा रहे हो और जो समझा है उसको जिंदगी में कैसे उतार पाओ। सो थैंक यू वेरी मच रईस जी। ये जो एक ख्वाहिश थी हम सबकी, ये होना चाहिए और ये क्रांति भारत में हो रही है, ये हम सब बड़े आनंद में हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने लाया है ये, और हमारी भी जो DSPPL है, देवरुख स्पिरिचुअल प्रोविस प्राइवेट लिमिटेड, ये इसी के ऊपर पिछले कई वर्षों से काम कर रही है ना। एंड वी आर, जल्दी हम लोग एडुस्पॉट की एक चेन तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में आपसे हम बात करेंगे, है ना। आपका भी एक सलाह लेंगे, नहीं, क्योंकि आजकल वो स्कूल का विश्वास लोगों का उड़ रहा है स्कूल के टीचिंग के ऊपर। नॉर्मल फॉर्मल स्कूल है, गुरुकुल में भेज नहीं सकते क्योंकि ऐसे गुरुकुल बचे भी नहीं, क्लास में जाना उचित नहीं होगा। तो हम लोग एक नया सॉल्यूशन ला रहे हैं, एडुस्पॉट, जो गुरुकुल इतना ही ताकतवर होगा और स्कूल इतना कन्वीनियंट होगा। सो थैंक यू वेरी मच, और आपसे बार बार मुलाकात करते रहेंगे एंड विल बी वेरी हैप्पी आपको मिलने के लिए बहुत तरस रहे हैं। एंड गॉड ब्लेस यू। आप जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम आगे बढ़ता रहे। और नीरव भाई, स्पेशल थैंक्स टू यू, ऐसे सर को आप यहाँ लाए। तो ये हमारा जो नहीं सर, ये सोशल जिसका हम कहते हैं एम्पावरमेंट फोरम जो है, वो काफी आगे बढ़ रहा है विद दीस पीपल कमिंग। राइट सर, नहीं आप तो, आपको तो आदेश ही करना है जब भी आपको कहीं भी कुछ। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग अ न्यू पर्सन इन आवर लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। हम आगे बार बार मिलते रहेंगे, विल कॉल अगेन, इसे रिक्वेस्ट करेंगे उनको, और हमारे टीचर्स के लिए वो सिखा सकते हैं कि हाउ टू मैनेज दिस बाइलिंगुअल मीडियम। थैंक यू सो मच, सबको धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुदेव। Thank you, Reis bhai. Thank you, Guruji, for this enlightening talk. And हमें बहुत अच्छा लगे जान के आपका जो कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी वेरी नोवेल एंड एट द सेम टाइम नोबल। और जो लैंग्वेज क्या प्रभुत्व होना चाहिए, मदर टंग आनी ही चाहिए, तो ये बहुत अच्छा लगा। एंड इनफैक्ट जैसे गुरुजी ने बताया कि DSPPL इज आल्सो वर्किंग इन दिस लाइंस, सो हमें बहुत अच्छा लगेगा साथ में काम करते हुए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। एंड जो लोग यहाँ पे उपस्थित है, आप सभी को मैं धन्यवाद अर्पण करती हूँ ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। सो विद दिस विल एंड टुडेज प्रोग्राम। आप सबको गुड नाइट, एंड दोज हु आर ज्वाइनिंग फ्रॉम US, आप सबको गुड डे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इन नेक्स्ट पूर्णिमा के दिन। थैंक यू वेरी मच नीरव भाई, ऑल्सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस वंडरफुल पर्सन इन आवर फोरम। सो ऑन बिहाफ ऑफ DSPPL, I thank everybody, thank Reis bhai and Nirav bhai, and with this we'll end today's program. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। थैंक यू रईस भाई, थैंक यू। मैं मीटिंग यहाँ पे एंड करती हूँ।